नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों में एक बार भारी बारिश को लेकर फिर अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उफान पर होने की वजह से पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कई गांव जलमग्न हो गए। यहां 3300 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियां और नाले अपने स्तर से ऊपर बह रहे हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिलों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और पालघर में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर, मध्य और विदर्भ के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरयू नदी के विकराल रूप से बाराबंकी में करीब 55,000 की आबादी प्रभावित है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से 80 गांवों का संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है। हालांकि यहां अभी भी 3 जिलों के 11,800 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ से अब तक कुल 112 लोगों की जान जा चुकी है। मैनपुरी पुलिस ने अब शराब माफिया और गैंगस्टर के आरोपियों के विरुद्ध चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। किसनी थाना क्षेत्र के गांव हवेलिया निवासी अजय राज और सुखबीर यादव, जो कि व्यास मुनि यादव के गैंग के सदस्य हैं, जो मिलावटी शराब तस्करी के अलावा ये लोग गिरोह बनाकर अपराध और असामाजिक कार्यों में शामिल थे। पुलिस ने मैनपुरी शहर के अवधनगर में मिलावटी शराब द्वारा काली कमाई से बनाई गई करीब 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि व्यास मुनि किसनी थाना क्षेत्र में स्वयं के विद्यालय में अवैध शराब का कारोबार, अवैध फैक्ट्री लगाकर मिलावटी शराब बनाता था। ये दोनों सदस्य उसी गिरोह में शामिल थे, जो इस समय जिला कारागार में बंद हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से गिरोह बनाकर घटनाओं को अंजाम देकर और नकली शराब बनाकर गलत ढंग से कमाई करते थे, जिनकी संपत्ति को विधिक कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। पूरा मामला हमारे जनपद मैनपुरी का है, जिसमें कुख्यात शराब माफिया व्यास मुनि गैंग के 2 कुख्यात अजय राज यादव और सुखबीर यादव की गलत कामों से नकली शराब बना करके तस्करी करने के कारनामों से कमाई हुई काली कमाई को, देखिए बड़ा सा मकान है, इसको करीब 2 करोड़ रुपया संपत्ति इसकी कीमत है। और इसको आज हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन ने मिल करके अटैच कर लिया है। इसकी कुर्की की कार्रवाई कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये ताला लगा है, सरकारी ताला है, पुलिस की सुरक्षा है। अब ये करीब 3,500 वर्ग फीट के एरिया पे बना हुआ ये 3 मंजिला मकान, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, इसको आज सरकारी मुलाजिमों ने, हम लोग पुलिस प्रशासन ने इसको कुर्क कर दिया है। और इसमें अब कोई रहने नहीं पाएगा। अब उसको साबित करना होगा कि ये अवैध तरीके से नहीं कमाई गई है। ये भार अब इन कुख्यात माफियाओं का होगा। ये सफ़ेद पोश माफिया हैं। ये दोनों, जैसा नाम बताया, सुखबीर सिंह यादव और अजय राज यादव, दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, माफिया हैं। इनका गैंग है। इनका गैंग D14 के नाम से हमारे जनपद मैनपुरी में रजिस्टर्ड है। और इन दोनों भाइयों और इनका जो एक गैंग का सरगना था, ये सभी लोग मिल करके जगह जगह से शराब मंगवाते थे। बॉटल्स को खोल करके उसकी रीबॉटलिंग करते थे, उसमें अपमिश्रण करते थे, नकली शराब बनाते थे। और इसी मामले में इनकी धरपकड़ की गई थी। इन पे गैंगस्टर का मुकदमा कायम करवाया गया था। इसी गैंगस्टर के मुकदमे के तहत ये प्राविधान होता है 14(1) के तहत इनकी संपत्ति का जब्तीकरण किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को सही पालन करते हुए आज कुर्क कर दिया गया है। इस कुर्की की कार्रवाई के माध्यम से मैं जनपद के अन्य जो छुपे हुए माफिया हैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि नकली शराब का धंधा या कोई माफिया का काम करना बंद करें, वरना इसी तरह का हश्र होगा
वो न केवल जेल जाएंगे, न केवल उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, बल्कि जो काली कमाई होगी, अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियां होंगी, उसको इसी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और उनका काला चेहरा पूरे समाज के सामने बेनकाब किया जाएगा। इसलिए ये पूरी कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ इस जनपद में जारी रहेंगी। और अब बात करते हैं गरीबों के कल्याण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजना की। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की इस महत्वपूर्ण योजना में भूमिका शानदार असर दिखा रही है। रेलवे ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 5,50,000 से ज्यादा श्रम दिन सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 14 अगस्त तक रेलवे श्रमिकों को 1,336 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है। 116 जिलों में चल रही ये योजना मुश्किल वक्त में श्रमिकों के जीवन का सहारा बनी है। इन जिलों में 2,988 करोड़ लागत की 165 रेल परियोजनाएं चल रही हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की खुद निगरानी कर रहे हैं। हर जिले में रेलवे ने नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं जो परियोजना की प्रगति देख रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून को 125 दिनों के लिए 6 राज्यों में शुरू की गई थी, जिसका अब सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वावलंबन ई सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। उन्होंने कहा कि अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% आज एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं, जबकि 48% निर्यात एमएसएमई का है और अभी तक 11 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं। उन्होंने आने वाले 5 साल में एमएसएमई की ग्रोथ को 50% तक लेकर जाने की उम्मीद जताई है। मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय रामगंगा बिहार और बैंक के महाप्रबंधक के आवास पर सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि टीम ने महाप्रबंधक को 5 लाख रुपए की रिश्वत और एक एलईडी टीवी के साथ पकड़ा है। बताया यह भी जा रहा है कि एक निजी रिकवरी एजेंसी के हेड द्वारा सीबीआई को पहले से ही शिकायत रिश्वत मांगने की जा रही थी। सीबीआई की लगभग 25 सदस्यीय टीम दोपहर करीब 2:30 बजे मुरादाबाद पहुंची और रामगंगा बिहार स्थित यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत के यहाँ छापा मारा। टीम को सूचना मिली कि रविकांत के घर शनिवार को भी 7-8 लोग आए थे। वह 2 बोरों में कुछ लेकर आए थे। इनमें क्या था इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। टीम इन्हीं की तलाश में जुटी है। उधर जानकारी मिली है कि ये रिकवरी एजेंसी की शिकायत के बाद टीम संबंधित व्यक्ति को लेकर मुरादाबाद दोपहर 2 बजे तक पहुंची थी। टीम के करीब 8 सदस्य गली में घूमने लगे। इसी दौरान शिकायतकर्ता ने जीएम रविकांत को 5 लाख रुपए और एक एलईडी दी और बाहर आ गया। गेट तक रविकांत उसे छोड़ने आए थे, तभी टीम एक्शन में आ गई। घर से जीएम को लेकर एक टीम बैंक के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय में भी पहुंच गई। रविकांत से पूर्व इसी पद पर नियुक्त रहे महाप्रबंधक शैलेश रंजन के घर गत वर्ष जुलाई महीने में सीबीआई का छापा पड़ा था। शैलेश रंजन जब कोलकाता के पंजाब नेशनल बैंक में थे। ये कार्रवाई कोलकाता के एक लोन की वजह से हुई थी। इस ऋण का एनपीए हो चुका था। सीबीआई की टीम को यहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने की आशंका है। इसी के चलते टीम ने मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। मोबाइल की सर्विलांस द्वारा जांच की जा रही है। 2 मुख्य बिंदु सामने आ रहे हैं। एक तो मनचाही शाखा में बतौर मैनेजर नियुक्त कराने में खेल, दूसरा किसान क्रेडिट कार्डों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ सकता है। भारत और नेपाल के बीच करीब 9 महीने बाद आज काठमांडू में बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत की तरफ से नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। इस वर्चुअल बातचीत को दोनों पक्षों की ओर से अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू में वर्चुअल बैठक करेंगे।
नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी वार्ता में शामिल होंगे। बातचीत को आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर होने वाली नियमित अंतराल की वार्ता बताया जा रहा है। इसका आयोजन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निरीक्षण समिति की बैठक के रूप में होगा। 2016 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत आए थे। तब दोनों देशों ने आपसी विवाद सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया था। प्रस्तावित बैठक इसी तंत्र के तहत 8वीं बातचीत होगी। इससे पहले भारत नेपाल के बीच पिछले साल जुलाई में इसी तंत्र के तहत वार्ता हुई थी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सड़क, पुल, एकीकृत बॉर्डर चेक पोस्ट, ऊर्जा, सिंचाई और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश का क्षेत्र संबंधित विवाद केवल वार्ता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले महीने वो संक्रमित हुए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। वो 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चेतन चौहान ने 7 वनडे में 153 रन बनाए। सुनील गावस्कर के साथ उनकी सलामी जोड़ी दुनिया भर में मशहूर रही। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चेतन चौहान के निधन पर अनेक हस्तियों ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि बेहतरीन क्रिकेटर, जमीन से जुड़े राजनेता, उत्कृष्ट सांसद थे। उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत के प्रख्यात पूर्व क्रिकेटर, भूतपूर्व सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। उनका जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके स्वजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि चेतन चौहान ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और बीजेपी को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी ने अपने जीवन में पहले खिलाड़ी के रूप में और बाद में एक जनसेवा के रूप में देश की सेवा की। उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों ने पूर्व क्रिकेटर और अपने सहयोगी चेतन चौहान को कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे। यह मेरे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए, अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। भदोई के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश से विधायक को लेकर पहुंची पुलिस ने उन्हें दोपहर बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया। इससे पहले स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना जांच को लेकर विधायक के तेवर पुलिस को परेशान कर गए। वह पुलिस वाहन से उतरने को तैयार नहीं हो रहे थे। वहीं बेटी ने कोर्ट में एक बार फिर पिता की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि उनकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोल्हापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने पिछले दिनों विधायक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ आवास पर कब्जा, फर्म हड़पने, जान से मारने की धमकी देने और चेक पर जबरिया हस्ताक्षर कराने के आरोप में
मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होते ही तीनों की तलाश शुरू हो गई। इसी बीच गुरुवार की रात उनकी पत्नी रामलली मिश्रा के लापता होने की सूचना मिली। शुक्रवार को विधायक के मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिली। भदोही पुलिस के आग्रह पर विधायक को मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शनिवार को एमपी पहुंची पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रविवार को भदोही आई। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी से पहले विधायक को कोरोना और स्वास्थ्य जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया। यहाँ विधायक गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य को बुलाने पर ही जांच की बात कही। गाड़ी में बैठे बैठे ही मीडिया की तरफ इशारा करते हुए अपने पास भी बुलाते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी को आगे नहीं आने दिया। किसी तरह उन्हें समझाकर जांच हो सकी। कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक करीब 40 मिनट विधायक पुलिस वाहन में ही बैठे रहे। विधायक की पेशी को देखते हुए ज्ञानपुर नगर को एक तरह से सील कर दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी संख्या में समर्थक उनके पास पहुंचे। आगर मालवा में विधायक विजय मिश्र के साथ हिरासत में लिए गए 3 अन्य लोग लापता हैं। पुलिस ने तीनों को सीजीएम कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके साथ ही 3,47,000 रुपये और लग्जरी वाहन सहित विधायक का पिस्टल गायब है। विधायक के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने आरोप लगाया कि आगर मालवा में विधायक के साथ गुलाब शंकर मिश्र, गोविंदा पांडे और रोहित दुबे को पेश किया गया था। उनका भी रिमांड बना है। हिरासत के समय इनोवा भी बरामद की गई थी। पुलिस को तीनों लोगों के साथ बरामद वाहन को भी सीजीएम कोर्ट में पेश करना चाहिए था। मैं विधायक हूं और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को कमजोर कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, और राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, सांसद में, लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे हमसे मदद लिया, सब चीज ली, सांसद बनवाया, और बाद में वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं। बिकरू कांड के बाद एक एक करके रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अब राहुल तिवारी और चौबीपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। विकास दुबे ने जब पूर्व एसओ को बंधक बनाकर राहुल को पीटा था, तब वह आत्महत्या करने जा रहा था। जानकारी के बाद पूर्व थाना प्रभारी ने राहुल तिवारी से मोबाइल पर बातचीत करके उसे कोई भी गलत कदम उठाने से मना किया था और विकास दुबे के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। धीरज रखो, थोड़ा सा बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे कि मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। आपको पता, हम कुछ कर ही नहीं रहे। आपसे हमको भरोसा था, आपके भरोसे पे हम गए थे। आपके ऊपर हम कुत्तों को इल्जाम लगा रहे हैं सर। नहीं, आप मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ भी कुछ गलत नहीं कर रहे। मेरी जिंदगी सवाल है, इसे आप तो जानते हैं। मैं जान रहा हूँ। मर जाएंगे तो मेरे बच्चे भी क्या करेंगे, आप बताइए। कैसे इतना बड़ा अन्याय तुम अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे कर सकते हो? मैं मुझसे ज्यादा तुम्हें परेशानी है साहब। आज डेल दिया, आज जुट के देख लो साहब। जुट जाने दे यार, खेत भैया खोपड़ी बनाई ना, कोई उठा ले जा रहा है। हाँ, वो तो मालूम है, उठा ले जा रहे हैं। खेतवा जुट जाने दो। खेतवा वाले मामले में वो कागज कमजोरी नहीं है हमारी, हमारे पास मजबूती नहीं है, तुम्हारे पास, इसलिए उसमें हम नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। नहीं तो हमारे ऊपर भरोसा रखो और हमारी कार्रवाई जल्दी तुम्हें दिखाई देगी। अभी तुम कागज से, ऐसे खेत वाले मामले में तुम कागज से कमजोर हो, ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और इसीलिए सुनो, तुम्हें बिल्कुल हमारे ऊपर अगर एक रत्ती भी भरोसा है तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो बस, और उसके बाद हमारी कार्रवाई देख लेना। ठीक कि हम किस टाइप के आदमी हैं और क्या कार्रवाई हमारी, क्या करेंगे हम तुम्हें बता नहीं सकते अभी कि हम करेंगे क्या, लेकिन जो करेंगे वो तुम्हें पता जरूर चल जाएगा। अगर भरोसा है हमारे ऊपर तो थोड़ा सा धीरज रखो, बस थोड़ा सा। ठीक है भरोसा कि नहीं? भरोसा तो है आपके ऊपर। तुम रुको तो मुझे बहुत नहीं मात्र 1 हफ्ते का समय दो बस। 1 हफ्ते में देखना, मैं इनकी वो दशा बनाऊंगा कि इनको समझ में आ जाएगा कि मैं चीज क्या हूँ।
उस दिन मैं लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बहुत कुछ सोच, जो एक थाना अध्यक्ष के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत कुछ सोचना पड़ता है उसे, जो वो सारी चीजें सोच के मैं वहाँ उस दिन कुछ जो है किसी तरीके से मैंने निभाया। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि सब रास्ते बंद हो गए, रास्ते तो हैं हमारे पास, एक नहीं 20 रास्ते हैं, ये बात वो भी जानता है अच्छी तरीके से। ये बातचीत विकास दुबे के घर पर दबिश देने से पहले की है। वायरल रिकॉर्डिंग के मुताबिक खेत पर कब्जे की जानकारी के बाद राहुल ने विकास दुबे की शिकायत चौबेपुर थाने में की थी। इसके बाद विनय तिवारी राहुल को लेकर विकास दुबे के पास गया था। यहाँ विकास ने एसओ के सामने ही राहुल की पिटाई की और थाना प्रभारी का मोबाइल छीन लिया था। इससे क्षुब्ध होकर राहुल ने जान देने की ठान ली। तब एसओ ने राहुल के मोबाइल पर कॉल किया। एसओ ने कहा कि मुझ पर भरोसा करो, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि पूर्व एसओ और विकास दुबे में ठन गई थी। वह रोहित के जरिए विकास पर कार्रवाई करना चाहता था। भीषण पर्यावरण संकट का सामना कर रही मॉरिशस को भारत ने मदद भेजी है। भारत सरकार ने वायुसेना के एक विमान में 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और मटेरियल रवाना कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि पोर्ट लुई में भारतीय एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है। इस विमान में भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यीय तकनीकी टीम भी गई है। इस टीम में तेल लीक को कंटेन करने में माहिर कोस्ट गार्ड के कर्मचारी शामिल हैं। भारत ने यह मदद हिंद महासागर में अपने पड़ोसियों को मानवतावादी मदद और आपदा राहत की नीति के तहत भेजी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की दिशा में लिया गया है। मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पर जापान की नागाशिकी शिपिंग कंपनी का MV वाकाशियो जहाज 25 जुलाई को मूंगा चट्टान से टकरा गया था। जहाज के पतवार में दरार की वजह से ईंधन लीक होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल का ऐलान कर रखा है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी थी। ग्रीन पीस ने कहा है कि ये लीक मॉरिशस के इतिहास में सबसे बड़ा पर्यावरण संकट है। इस घटना से मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। पर्यटन ही मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच अनोखी मित्रता, साझी संस्कृति, भाषाई विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर आधारित है। वो ट्विटर पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ की ओर से दी गई बधाई का जवाब दे रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी समेत अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से सामाजिक समस्याओं पर शोध करने का आग्रह किया है। आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह के आज उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया में अगुवा बनने की विशाल क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारी 50% से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। लिहाजा आईआईटी के लिए आवश्यक है कि वो सस्ती और उपयोगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण विकास के स्थायी समाधान निकालने पर अनुसंधान करे। Research at IITs and other higher education institutions must be relevant to society and focus on finding solutions to various problems faced by mankind, from climate change to health issues. We must make the people's life healthy, make them happy. Mere wealth cannot give you happiness, it has been proved. Health, wealth, and also the happiness that comes out of more and more research, new ways, new ideas. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार आईआईटी दिल्ली की सराहना करते हुए शोध और अनुसंधान क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत और निजी क्षेत्र के सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं की वजह से तकनीकी क्षेत्र में भारत के विश्व नेता बनने की अपार संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती चिन्ह और आईआईटी दिल्ली 2030 विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और कई बड़े वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक भी दिए हैं। आईआईटी दिल्ली नवाचार और उद्यमशीलता का लीडर बनकर भी उभरा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने कोरोना संकट के दौरान सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट और सबसे हल्की PPE किट बनाकर विशेष योगदान दिया है। IIT Delhi
has made a rapid stride in the last 6 decades and today is counted among the reputed institutions in the world. Just now we heard the report of the director about various achievements of this institute. It is also recognized by Government of India as an institute of eminence. It is heartening to note that overall India's unicorns have come out of this single institute. Half of the India's unicorns. आईआईटी दिल्ली ने हीरक जयंती समारोह का आयोजन अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर किया है। 1961 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित होने के बाद इसे बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रखा गया। सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना लेकर आया है। अधिसूचना में सार्वजनिक सड़कों पर अन्य गाड़ियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने का जिक्र किया गया है। इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने, इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक दृश्यता सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन और रखरखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है। मंत्रालय ने मसौदा पर हितधारकों और लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मणिपुर में आज 13 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखेंगे, साथ ही एक सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं आज लद्दाख में बहुप्रतीक्षित चोगलामसर पुल का उद्घाटन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर इस पुल का उद्घाटन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली कंटेनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के सभी क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।